वेलकम बैक डियर ऑल एस्पेरेंट्स। आज हम देखेंगे यूनिट 4 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, उसका चौथा खंड आज हम देखने जा रहे हैं। अंतिम अध्याय है। तो यूनिट वाइज ये बुक पूरी डिवाइड थी। तो फोर्थ यूनिट में नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट, प्राकृतिक संकट, आपदाएं, कारण, परिणाम तथा प्रबंधन। इस इकाई के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फ्लड, बाढ़, सूखा, ड्रॉट, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, साइक्लोन्स, चक्रवात और भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। तो चलिए, अंतिम अध्याय आज हमारा शुरू होने जा रहा है। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, अध्याय 7, चैप्टर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविजन पर देखी होंगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने हमें हिला कर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में क्या हैं और कैसे घटती हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक? और जो आपका जे-एंड-के है, जम्मू कश्मीर में दोनों तरफ भूकंप की कुछ तरंगें हमें देखने को मिली। ये परिघटनाएँ कैसे घटती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? ये कुछ सवाल हमारे दिमाग में हमेशा से आते रहे हैं कि आखिरकार जो हैज़ार्ड होते हैं या जो डिज़ास्टर होते हैं, ये अचानक आ कैसे जाते हैं, इनके पीछे क्या कारण रहते हैं? तो हर कोई इसके बारे में सोचता है। तो इन्हीं प्रश्नों को लेते हुए हम ये अध्याय आज पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा अध्याय है, तो हम इसे छोटे-छोटे खंडों में डिवाइड करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ नेचर, ये आप जानते ही हैं। समय-समय पर चीज़ें बदलते रहती हैं। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। देखिए, प्रकृति हमेशा से अपना नेचर बदलती आई है। कई बार आपने देखा होगा कि समुद्र के आस-पास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर फ्लड जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो जो आर्टिफ़िशियल जो एनवायरनमेंट लोगों ने बनाया था, वहाँ पर मकान बनाए थे, फ़ील्ड थे या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया हुआ था, तो पूरा का पूरा तहस-नहस हो जाता है और प्रकृति उसका नेचर बदल देती है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि ज़्यादा ड्रॉट जब हो जाते हैं, तो लोग गाँव को छोड़कर जहाँ पानी की मात्रा ठीक-ठाक मात्रा में है, वहाँ पर लोग चले जाते हैं। जब साइक्लोन्स आते हैं, तो लोग विस्थापित होते हैं। ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके कारण से नए-नए लैंडफ़ॉर्म बनते हैं। तो चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ नेचर और प्रकृति बैलेंस करना जानती है, तो वो इस हिसाब से बैलेंस करती है। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम घातक और पैमाने में अंतर होता है। तो परिणाम क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं और उनका जो पैमाना होता है उसमें अंतर होता है। कहीं पे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, कहीं पे कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे शक्ल ही चेंज हो जाती है उस स्थल की, लैंडफ़ॉर्म की। ये बदलाव ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों और जीवों में ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप, तूफान इत्यादि। तो जो धीमी गति से आने वाले बदलाव हैं स्थलाकृतियों में, हम देखते हैं कि एक समय पर बड़ी-सी चट्टान थी, लेकिन कुछ 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद जब उसकी रिसर्च निकल कर आती है, तो ये चट्टान पहले इससे भी ज़्यादा ऊँची थी, अब ये घट गई है। तो हम अपने सामने-सामने देख सकते हैं कि कई बार फ्लड आने की वजह से घाटियाँ बन जाती हैं, ठीक? और जीव-जंतुओं में परिवर्तन हम देखने को मिलता है। और जो एकदम सडनली जो चेंजमेंट आता है, वो आता है ज्वालामुखी, सुनामी, अर्थक्वेक, तूफ़ान, साइक्लोन वगैरह इनके कारण से। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, अ, कर्कापात और टॉर्नेडो, और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय ऊष्मीकरण और ओज़ोन परत का ह्रास। तो ओज़ोन परत का ह्रास भी इसके अंतर्गत आता है।
इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न-भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है। तो नेचर के लिए परिवर्तन ना अच्छा ना बुरा होता है। नेचर अपने हिसाब से चेंजमेंट कर देती है बस। ये नहीं कि मनुष्यों की हत्या हो गई है या मनुष्यों की जान चली गई है, या जीव-जंतु को घाटा हुआ है या हमें जान और माल की हानि हुई है, तो उससे प्रकृति का कोई संबंध नहीं होता है। वो उसके लिए ना अच्छा है, ना बुरा है, वो चेंज करेगी, तो करेगी। परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित होते हैं, बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय के से मानव को भयभीत किए हुए हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। तो यहाँ पर हम जो अच्छे परिवर्तन हैं प्रकृति के, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है, कई बार फसलों का पकना, फलों का पकना और भी कई अच्छे परिवर्तन हैं, तो उनके बारे में चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो प्रकृति द्वारा बुरे परिवर्तन किए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे मेन ये जो डिज़ास्टर है 2 टाइप की होती है, ये मानवकृत भी होती है। क्या होती है? मानवकृत, ठीक? और प्राकृतिक, 2 तरीके की होती हैं, प्राकृतिक और मानवकृत होती हैं आपदाएँ। तो प्राकृतिक, ये है पहला टाइप और ये है दूसरा टाइप, ठीक? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दूसरा टाइप है, वो है युद्ध। युद्ध जो होता है मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? चलिए, तो इसमें हम कुछ देख रहे थे। बॉक्सेस में लिखा हुआ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसे आप देख लीजिएगा। आप अपने पर्यावरण का प्रेक्षण करें और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन हैं और उनकी भी जो अल्पकालीन हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे? उन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों इनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे माने जाते हैं। तो आपको डिवाइड करना है कि कौन से इसमें अच्छे कारक हैं और कौन से बुरे कारक हैं, जो चेंजमेंट हो रहा है। अब इसमें है आपदा क्या है? व्हाट इज डिजास्टर? अब डिजास्टर को हम सामान्यतः समझेंगे। आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य को पहले से पता नहीं होता है कि ये घटना घटने वाली है, तो उसे हम डिज़ास्टर का नाम दे देते हैं, आपदा का नाम दे देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अचानक से फ्लड आ जाता है, अचानक से साइक्लोन आ जाते हैं, अचानक से हमारे यहाँ अर्थक्वेक और अ, अ, अर्थक्वेक आ जाती है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। तो ये सब की सब प्रक्रियाएँ जो मनुष्य के अन इनके नुकसान की भरपाई मनुष्य नहीं कर सकता है और अचानक से ये आ जाती हैं। इन्हीं को हम डिज़ास्टर कहते हैं या दैवीय आपदा भी आप इसे कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा और मानव को इनका अबोध एवं असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वायुमंडल में छोड़ना छोड़ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल
तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि जो डिजास्टर है वो दो तरीके का है। एक है इसमें मैन मेड और एक है नेचुरल, तो प्राकृतिक और मानवकृत। पहले ये समझा जाता था, पहले की धारणाएं थी कि प्रकृति आपदा करती है या आपदा देती है और मनुष्य उसका शिकार बनता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें सामने आ रही हैं कि मानव ही आपदाओं को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, भोपाल गैस त्रासदी जो भारत में हुई थी 1984 में, चेरनोबिल नाभिकीय चेरनोबिल एक घटना हुई थी रशिया में, युद्ध हैं, सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी, इन सब का प्रदूषण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी मनुष्य के द्वारा किए गए हैं। ठीक, चलिए, तो दो तरीके की आपदाएं हम समझ चुके हैं और आपदाएं क्या होती हैं ये भी हमें पता चल चुका है। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती हैं? क्या आप इनमें इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों में मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में वृद्धि हुई है। कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके असर को कम करना, इनका प्रबंधन करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन अर्थ समिट और अ, मई सन 1994 में याकोहामा, जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। तो यहाँ पर बात ये सामने आती है कि कई बार मनुष्य खुद से न्योता दे रहा है, जैसे जंगलों को काट देना तो उससे लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक, और आगे को हम देखते हैं कि इंडिया में भी आपदा प्रबंधन के लिए अब सख्त कानून बनाए जा रहे हैं और उसके ऊपर अमल भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1993 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की थी। उसके बाद याकोहामा, जापान में भी एक संगोष्ठी हुई थी जिसके आधार पे हम डिजास्टर को क्या लेने लगे, सीरियसली लेने लगे। चलिए, प्राय यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो हमारी प्राकृतिक संकट है और जो आपदा है, ये दोनों एक जैसे हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर है। तो क्या अंतर है वो हम देखेंगे। प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के, थोड़ा सा इसे हम इरेज कर लेते हैं, जूम कर लेंगे। वे तत्व जिनसे जन धन या दोनों को नुकसान पहुंचे की संभाव्यता होती है, ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां, अथवा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता।
तो प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं में ये अंतर हमने देखा कि प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो तीव्रता से घटित होती हैं और इन पर किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापकीकृत अनुभव होते हैं और दो आपदाएं न तो समान होती हैं और न उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है, अद्वितीय होती हैं। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिमाण, दूसरा गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनमें इनसे जानमाल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के अवगमन में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद्य थी। अतः उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को मानव को विकास तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान की है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदान में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों व बंदरगाहों जैसे मुंबई, चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रभंजनों व तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद्य बना दिया है। इन प्रेक्षणों की पुष्टि 7.1 में सारणी जो 7.1 यहाँ पर दी गई है, दिए गए आंकड़ों से भी हो सकती है, जो पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिमाण दर्शाता है। इस सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है तथा इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात हैं और अकेले किसी राष्ट्र के में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इन्हें सहन कर पाए। 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई और यही बाद में याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। तो बात ये आ रही है कि जो पहले का मानव था, आज से हम चले जाएं 200 साल पहले या 300 साल पहले की बात या 100 साल पहले की बात भी अगर हम करें, 100 ईयर्स पीछे अगर हम चले जाएंगे, तो वहां पर ये था कि जो मनुष्य था वो प्रकृति को पूरी तरीके से हानि नहीं पहुंचा रहा था। हमारे पास इतने ज्यादा अत्याधुनिक संसाधन नहीं थे कि हम माइनिंग कर सकें या हम समुद्र के अंदर जा सकें या हम मोबाइल के टावर लगा सकें। जिन अब ऐसा हो गया कि जैसे ही विज्ञान और तकनीकी आगे बढ़ने लगी, तो उसने क्या कर दिया कि प्रकृति को हानि पहुंचाने, जाने अनजाने वो प्रकृति को हानि पहुंचाने लगा, जिस कारण से क्या हो गया कि प्रकृति बैलेंस बनाने के लिए आपदाएं आने लगी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंस भी हमारा जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और जहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए वहाँ पर लोग रहते हैं, समुद्र के आसपास, नदियों के आसपास,
क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बन जाता है, तो यहाँ पर लोग रहते हैं, बसाव होता है, तो नदी में जब पानी ज़्यादा मात्रा में आएगा, तो ये आस-पास के क्षेत्र चले जाएँगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है मुंबई, चेन्नई, तो ऐसे बड़े-बड़े नगर विकसित किए गए। अब सारणी 1948 से अब तक की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ कौन-कौन सी आई हैं विश्व स्तर पर? तो 1948 में पहली है सोवियत संघ में भूकंप आया और लगभग इतने लोग मारे गए। 1949 में चाइना में बाढ़ आई, 57,000 लोग मारे गए। 54 में चाइना में बाढ़ आई, 30,000 लोग। 1965 पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इतने लोगों की हत्या हुई, कैजुअलिटी हुई। 1968 ईरान भूकंप आया, 30,000। 1970 पेरू भूकंप, 66। 1970 पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 1971 भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 30,000 लोग। 1976 चीन भूकंप, लगभग इतने लोग मारे गए। 2004 इंडोनेशिया श्रीलंका भारत सुनामी, लगभग इतने लोग। अभी ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान भारत भूकंप, लगभग 70,000 गए। और सन 2011 में जापान में सुनामी और इतने लोगों की मृत्यु हुई। तो ये डाटा हमें बहुत कुछ प्रदर्शित करता है। सारणी जो है हमारी, 7.2 प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण किया गया। बर्फानी तूफान, भौमिक भूकंप, जलीय बाढ़ और जैवीय पौध व जानवर उपनिवेशी के रूप में टिड्डियां इत्यादि। देखिए, आपदाएं भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर वर्गीकृत की गई हैं। वायुमंडल से संबंधित जो आपदाएं हैं, बर्फानी तूफान है, तड़ित झंझा है, तड़ित है, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ड्रॉट है, काकरापात है, पाला, लू, शीतलहर, ये तो हो गए हमारे वायुमंडल से संबंधित। दूसरा है भौम से संबंधित, तो वो है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन, मृदा अपरदन। अगला है जलीय आपदा, बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, महोर में सुनामी। और जैवीय आपदा भी होती है, पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में टिड्डियां इत्यादि। तो टिड्डियां भी एक आपदा का ही कारण है। कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि। तो ये जैविक आपदा है। तो जो कोविड-19 है, ये कैसी आपदा हुई फिर? ये आपदा हुई कैसी? जैवीय, बायोलॉजिकल। तो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण वहां पर बता दिया गया है। तो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हम देख चुके हैं ऊपर। भारत कौन-कौन से 4 प्रकार, एक बार रिपीट कर लें। वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। भारत उन देशों में से है जहां सारणी 7.2 में दी गई सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपए का माली नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है। तो एक बार बॉक्स के अंदर हम पढ़ लें, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। चलिए, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, याकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। तो याकोहामा में जो बात की गई थी जापान में, उसमें क्या विशेषता रखी गई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 में को जापान को याकोहामा नगर में हुई, जापान का याकोहामा नगर। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन का
तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुवेद्य हो गया है। यह भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं संसाधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए बैठक में एक दशक तक उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। पहला है, इसमें क्या क्या बातें रखी गई, क्योंकि गरीब आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, बताते हैं जब भी डिजास्टर आता है। यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करे। तो देश प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उसमें बात रखी गई थी। दूसरा है, यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूवृद्ध देशों भूवृद्ध देशों यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूवृद्ध देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान देगा। तो जो गरीब देश हैं, जो सबसे कम विकसित देश हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो चारों ओर से या तो लैंडलॉक हैं या तो द्वीपीय देश हैं। अगला है, जहां भी ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव, निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना कर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। तो इसमें हमें नियम कानून बनाने पड़ेंगे, इसीलिए भारत में भी जो आपदा प्रबंधन कानून बना 1993 में, वो इसी कारण से बना, 93-94 में जो यहाँ पर गतिविधियां चली। अगला है, इसमें यह उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा। अगला है, मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण। नेक्स्ट है, तकनीकों में भागीदारी, सूचना एकत्र प्रकीर्णन तथा उपयोग। नेक्स्ट है, संसाधनों का संग्रहण करना। 1999 से सन 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉक्स के अंदर जो भी लिखा गया है इसे इंपॉर्टेंट में आप रखें और इसे याद भी रखें। इसके नोट्स तैयार करें जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। तो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।